हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना, जिसका हमारा अगर क्लास की बात की जाए तो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए आप ये पाठ्य योजना बना सकते हैं। यहाँ पे कक्षा 12 लिखा गया, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आज का जो प्रकरण है ब्याज, इसके ऊपर आप कक्षा 9 में से लेके कक्षा 12 तक की जो अगर आप लोगों को अर्थशास्त्र विषय की पाठ्य योजना बनानी है तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को अर्थशास्त्र विषय की एक पाठ्य योजना चाहिए कंप्लीट, तो पूरी वीडियो देखिएगा आप लोग। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। और अगर इसके अलावा आप लोगों को किसी भी विषय की, किसी भी क्लास की आप लोगों को पाठ्य योजना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब चलते हैं, देखते हैं आज की पाठ्य योजना। सबसे ऊपर देख लीजिए, पाठ्य योजना संख्या लिखी गई है। यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 17 लिखी गई है, लेकिन आपकी जो पाठ्य योजना संख्या होगी, आप जिस पेज से पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे आप सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, चाहे वो 1, 2, 3, 4 जो भी आपकी पाठ्य योजना संख्या होगी उसको वहाँ पर आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको लिखना है वहाँ पे विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, कक्षा, अवधि और कालांश। तो यहाँ पे देख लीजिए, विषय हमारा अर्थशास्त्र है, मैं पहले बता चुका हूँ। कक्षा यहाँ पे 12वीं लिखी है, लेकिन अगर आप 9 से लेकर 12 तक जो भी क्लास लिखना चाहें लिख सकते हैं। अवधि है 35 मिनट का, और कालांश यहाँ पे 7वां यानी कि 7th पीरियड में हम जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। और नीचे लिखा गया प्रकरण का नाम आपको सैंपट कार्य करते समय नहीं करना है। जब आप प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे तब आपको प्रकरण का नाम लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा आज का प्रकरण है ब्याज। इसके बाद देखिए यहाँ पे है हमारा, उसके बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है। सामान्य उद्देश्य का मतलब है कि आप इसके पहले अर्थशास्त्र विषय का कोई भी अगर सामान्य उद्देश्य लिखे हुए हैं तो उस पर सामान्य उद्देश्य लिखने के सामने आप लिख दीजिए पूर्ववत, यानी कि पहले अगर आपने कोई भी सामान्य उद्देश्य लिखा है अर्थशास्त्र विषय की तो वही चीज़ आगे की पाठ्य योजना में अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कैसे लिखना है सामान्य उद्देश्य, तो आप अर्थशास्त्र विषय की अभी वीडियो के एंड में या फिर वीडियो के बीच बीच में आप देखेंगे ऊपर के राइट साइड में, तो वहाँ पे आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। कोई भी अगर आप अर्थशास्त्र विषय की इसके अलावा पाठ्य योजना देखेंगे तो उसमें मैं सामान्य उद्देश्य लिखा हूँ, उसमें आप देख के लिख सकते हैं। 6 से 7 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा वहाँ पर। सामान्य उद्देश्य का मतलब यही होता है कि आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या विकास होगा। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, दूसरी हेडिंग जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो टॉपिक है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है ब्याज, तो इसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 3 कॉलम बनाया गया है, शिक्षण बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य, विधि, प्रविधि या फिर सहायक सामग्री। तो शिक्षण बिंदु में 3 पॉइंट लिखा गया, ब्याज का अर्थ, ब्याज के भेद और तीसरा ब्याज की दर का निर्धारण। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक में छात्रों को ब्याज के अर्थ के विषय में ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है अवबोधात्मक, इसमें लिखा गया छात्रों को ब्याज के अर्थ की व्याख्या करने योग्य बनाना। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, इसमें लिखा गया छात्रों को ब्याज के विषय में पूर्व कथन देने योग्य बनाना। चौथा है अभिरुच्यात्मक, इसमें लिखा गया छात्रों को ब्याज संबंधी चार्ट का प्रदर्शन करने योग्य बनाना। पाँचवां है अभिवृत्त्यात्मक, छात्रों को राष्ट्र के आर्थिक विकास में ब्याज के योगदान के महत्व को समझने योग्य बनाना। और छठवां पॉइंट है कौशलात्मक, छात्रों को ब्याज के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। प्रविधि में और विधि में प्रश्नोत्तर और प्रदर्शन। सहायक सामग्री में यहाँ पे लिखा गया है ब्याज के भेद दर्शाता हुआ चार्ट, ब्याज की दर के निर्धारण संबंधी तालिका व रेखाचित्र। ये सारी चीज़ें हो गई। इसको आपको एक कॉलम में नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिख दीजिए, उसके नीचे आप प्रविधि लिख दीजिए, उसके नीचे सहायक सामग्री लिख दीजिए। अब उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। पूर्व ज्ञान में देख लीजिए लिखा गया छात्र ऋण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न देखिए, यहाँ पे 4 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2 कॉलम बनाना है इसमें, छात्राध्यापक कथन, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा या फिर क्रिया हो जाएगा, और दूसरा है छात्र क्रियाएँ। पहला प्रश्न इसमें पूछेगा छात्राध्यापक बच्चों से, आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या करता है? तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य उत्पादन करता है, ये आपको आंसर मिलेगा। दूसरा प्रश्न फिर है उत्पादन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चे बताएंगे उत्पादन करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न है पूंजी के अभाव में व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेता है तो उसे क्या कहते हैं? बच्चे बता देंगे उसे ऋण कहते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पे बनता है ऋण के बदले में उस व्यक्ति को क्या देना पड़ता है? तो बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो अनुत्तरित हो जाएंगे।
शांत हो जाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा, उद्देश्य कथन अपना बोलिए, आज हम ब्याज के विषय में अध्ययन करेंगे। अब जैसे ही आपने बोला, श्याम पटकार पे जो आपने प्रकरण के सामने खाली स्थान छोड़ा था वो भर दीजिए तुरंत ब्याज। अब आपको बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रस्तुतिकरण आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में देखिए आपको टोटल यहाँ पे 5 कॉलम देखने को मिलेगा। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, प्रविधि, सहायक सामग्री और श्याम पटकार्य लास्ट में। ठीक है, पहला शिक्षण बिंदु में पॉइंट है ब्याज का अर्थ। छात्राध्यापक क्रिया में लिखा गया विकासात्मक प्रश्न, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आपको आराम से दिखेगा। वैसे भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही तो आप कम से कम 360 पिक्सल पे करके देखिए, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर दिखेंगी, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी 720 पिक्सल तक आराम से आप करके देख सकते हैं। विकासात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न, उधार लिए धन को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? तो बच्चे बता देंगे ऋण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र में ब्याज का क्या अर्थ है? बच्चे नहीं बता पाएंगे। प्रविधि थी प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। अब यहाँ पे छात्राध्यापक कथन लिखिए, ब्याज वह आय है जो ऋणदाता ऋणी से पूंजी के बदले में प्राप्त करता है। पूंजी द्वारा उत्पादन होता है, पूंजीपति पूंजी देता है और वह उसके बदले में जो प्रतिफल लेता है उसे ब्याज कहते हैं। जो व्यक्ति पूंजी प्रदान करता है वह ऋणदाता कहलाता है। वह व्यक्ति को ऋण लेता है या पूंजी का उपयोग करता है, वह ऋण कहलाता है। पूंजी के उपयोग के बदले में ऋणी को धन ऋणदाता को देता है, वह ब्याज कहलाता है। ठीक, ब्याज के बारे में बच्चों को बता दिया आपने। छात्र क्रिया वाले में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। प्रविधि था यहाँ पे व्याख्यान विधि, और ब्याज का अर्थ लिख दीजिए, पूंजी के उपयोग के बदले में ऋणी जो धन ऋणदाता को देता है वह ब्याज कहलाता है। अब इसके आगे बोधात्मक प्रश्न है। इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है। जो व्यक्ति पूंजी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? बच्चे बता देंगे उसे ऋणदाता कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, जो व्यक्ति ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे बता देंगे उसे ऋणी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, ब्याज किसे कहते हैं? तो बच्चे बता देंगे ब्याज वह आय है जो ऋणदाता ऋणी से पूंजी के बदले प्राप्त करता है। प्रविधि है प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ब्याज के भेद। ठीक है, ब्याज के भेद का यहाँ पे फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे आप। ऋणी से ऋणदाता को पूंजी के बदले क्या प्राप्त होता है? तो बच्चे बता देंगे ब्याज प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न फिर बनता है यहाँ पे ब्याज के कौन कौन से भेद हैं? तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे तो सामने लिख दीजिए। छात्र क्रिया वाले कॉलम में छात्र अनुत्तरित हैं। प्रविधि प्रश्नोत्तर था तो प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। फिर यहाँ पे आप छात्राध्यापक कथन लिखिए, ब्याज के 2 भेद होते हैं। पहला, वास्तविक या शुद्ध ब्याज, जो धनराशि केवल पूंजी के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होती है उसे शुद्ध या वास्तविक अथवा आर्थिक ब्याज कहते हैं। संक्षेप में, वास्तविक अथवा शुद्ध ब्याज केवल पूंजी के उपयोग का पुरस्कार है। दूसरा है कुल या सकल ब्याज। सकल ब्याज में पूंजी उधार देने का पुरस्कार, जोखिम का पुरस्कार, विनियोग का संबंधी कार्य आदि शामिल होता है। पूंजीपति जब अपनी पूंजी को उधार देता है तो कुछ जोखिम उठाता है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है, जैसे सट्टा व्यवसाय। छात्र वाले कॉलम में लिखे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रविधि थी यहाँ पे व्याख्यान। ब्याज के भेद लिख दीजिए। शुद्ध या, पहला है शुद्ध या वास्तविक ब्याज, दूसरा है कुल या सकल ब्याज। बोध प्रश्न फिर से पूछिए, शुद्ध या वास्तविक ब्याज किसे कहते हैं? बच्चे बता देंगे जो धनराशि केवल पूंजी के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होती है उसे शुद्ध या वास्तविक ब्याज कहते हैं। प्रविधि है प्रश्नोत्तर। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न है, पूंजी का उपयोग या का पुरस्कार क्या कहलाता है? वास्तविक या शुद्ध ब्याज कहलाता है, बच्चे बता देंगे। तीसरा प्रश्न है, सकल या कुल ब्याज में क्या शामिल होता है? तो बच्चे बताएंगे पूंजी उधार देने का पुरस्कार, जोखिम का पुरस्कार, विनियोग का संबंधी कार्य आदि। तीसरा प्रश्न यहाँ पे फिर तीसरा पॉइंट आता है शिक्षण बिंदु में, ब्याज दर का निर्धारण। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछेंगे आप। पहला, उत्पादन में होने वाले जोखिम को कौन उठाता है? तो बच्चे बता देंगे पूंजीपति। दूसरा प्रश्न, ब्याज की दर का निर्धारण किस प्रकार होता है? समस्यात्मक है, अनुत्तरित हो जाएंगे बच्चे। प्रविधि थी प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। छात्राध्यापक कथन अब देगा यहाँ पे, ब्याज की दर पूंजी की मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। पूंजी की मांग से अभिप्राय पूंजीगत वस्तुओं में निवेश हेतु बचतों की मांग से है। इस प्रकार पूंजी की पूर्ति से तात्पर्य बचतों की पूर्ति से है, अतः इस सिद्धांत को बचत की मांग और पूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। ब्याज दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पूर्ति की निवेश की मांग तथा पूंजी की पूर्ति बराबर हो जाएगी, अर्थात जहां कुल बचत एक कुल निवेश के मध्य अंतर हो जाता है। रेखाचित्र में SS बचत वक्र तथा DD निवेश वक्र है। दोनों वक्र एक दूसरे को P पॉइंट बिंदु पर काटते हैं, जिसे
जिससे हम OR या MP से के संतुलन पर ब्याज दर निर्धारित करते हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। छात्र वाले कॉलम में लिखिए, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि थी यहाँ पे व्याख्यान। अब ऊपर पहले तो यहाँ पे ब्याज, यहाँ पे श्यामपट में लिखिए पूंजी की मांग, ब्याज की दर, पूंजी की प्राप्ति। अगर 100 रुपये लाख में यहाँ पे लिखा गया, अगर 100 लाख है, ब्याज दर 5% है तो 500 यहाँ पे मिलेगा उसका। 200 है, उस पर अगर 4% लेते हैं तो 2 चौका 8, यहाँ पे 400 हो जाएगा। 300 है, इस पर 3% लगेगा, पूंजी की पूर्ति 300 हो जाएगी। 400 है तो 2% ब्याज लगेगा तो 200 हो जाएगा। 500 है, 1% लगेगा तो 100 हो जाएगा। रेखा चित्र देखिए यहाँ पे, पूंजी की मांग और पूर्ति, एक Y लाइन है, एक X अक्ष है। यहाँ पे यस पूंजी की प्राप्ति है, दूसरी D है जो पूंजी की मांग है। ठीक है, ब्याज की दर प्रतिशत में लिखा गया, पूंजी की मांग व पूर्ति लिखा गया। इसमें देखिएगा आप एक पॉइंट मिल रहा है जो हमारा SD पॉइंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, आप आशा करता हूँ देख चुके होंगे। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पे बोध प्रश्न पूछते हैं जो अभी हमने बताया। पहला बोध प्रश्न है, पूंजी की मांग से क्या अभिप्राय है, तो बच्चे बता देंगे पूंजीगत वस्तुओं में निवेश हेतु बचतों की मांग से है। दूसरा प्रश्न है, पूंजी की पूर्ति से क्या अभिप्राय है, बच्चे बता देंगे पूंजी की पूर्ति से अभिप्राय बचतों की पूर्ति से है। तीसरा प्रश्न है, ब्याज की दर कैसे निर्धारित होती है, तो बच्चे बता देंगे जिस बिंदु पर पूंजी की मांग व पूंजी की पूर्ति बराबर हो जाएगी वही ब्याज पर दर निर्धारित करती है। प्रविधि है प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर लिख दीजिए। अब आपका प्रस्तुतिकरण यहाँ पे समाप्त होता है। अब यहाँ पे आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आप अपने अनुसार जितना प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं, 2 से 3 या ज़्यादा नहीं, मतलब आपके समय के अनुसार ही पूछेंगे। पहला प्रश्न है, ब्याज किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, वास्तविक या शुद्ध ब्याज किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान भरने का पूंजी के उपयोग का पुरस्कार डैश डैश कहलाता है। सही विकल्प चुनिए। ब्याज के भेद 1 2 3 4 तो आपको भी बताया। 2 गृह कार्य है जो बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य दिया जाता है, यहाँ पे गृह कार्य बच्चों को दीजिए। ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये बच्चे घर से करके लाएंगे। आप घूम के क्लास में आप जब होमवर्क देंगे तो होमवर्क को श्यामपट पे भी लिख दीजिए और क्लास में एक बार घूम के देख लीजिए कि बच्चों को श्यामपट से या फिर जो आपने बोला उसको नोट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसको दूर करिए। और आपको पता है कि गृह कार्य हमारा लेसन प्लान का लास्ट पॉइंट होता है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान समाप्त होता है। अगर आज का लेसन प्लान आपको लगा है कि हाँ पूरा आप लोगों को लेसन प्लान प्राप्त हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही लेसन प्लान की ज़रूरत है आप लोगों को डेली बेसिस पे, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप लोगों को किसी भी लेसन प्लान की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए। मैं 1 से 2 दिन के अंदर गारंटी लेता हूँ आप लोगों का लेसन प्लान आप तक पहुँचा दूंगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिस समय आप लोगों के लेसन प्लान जब अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।